Hello and good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 5th of September 2024. Without getting delay, let's get started. So हमारी आज की पहली न्यूज 6 dead in landslides in Nagaland, crucial national highway hit. बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड, वहां पे लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल हाईवेज है, इन सब में जो ट्रांसपोर्ट का लेवल है उस पर प्रॉब्लम्स आई, कुछ लोगों की डेथ हुई और साथ ही साथ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया ताकि जो लोग बचे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, बाहर निकाला जा सके. 6 people died and 4 others were injured in a series of landslides triggered by insane rainfall along the crucial National Highway 29 in Nagaland on Tuesday night. बेसिकली अगर हम इस टॉपिक को यूपीएससी से कनेक्ट करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंडस्लाइड. क्यों? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि सदर्न स्टेट वायनाड में भी बहुत लैंडस्लाइड देखा गया जिसकी वजह से वहां पे जन मन धन सबकी बहुत ज्यादा हानि हुई. अगेन नागालैंड में भी लैंडस्लाइड देखने को मिला. सो व्हाट इज लैंडस्लाइड? Landslide is a geological phenomenon involving the downward movement of a mass of rock, soil and debris on a slope. Basically क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग लैंडस्लाइड के लिए थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए, स्लैंटिंग चीजें होनी चाहिए. लैंडस्लाइड में जो मास है, रॉक्स है, डेब्रिस है, मलबा है, वो सारी चीजें ग्रेविटी के इम्पैक्ट में आकर नीचे स्लाइड अप हो जाती हैं. इसे बोला जाता है लैंडस्लाइड. This movement can vary in scale from large, localized to massive and destructive events. Landslide can occur on both natural and man-made slopes, and they are often triggered by a combination of factors such as heavy rainfall, earthquake, volcanic activity, human activities, and etc. Basically होता क्या है ना कि लैंडस्लाइड दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड. नेचुरल मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जिनके कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक आया, अर्थ की लैंड शेक हुई, उस शेक के कारण लैंडस्लाइड हो गया, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ. इन सब चीजों के कारण जब लैंडस्लाइड होता है उसे बोला जाता है नेचुरल लैंडस्लाइड. देन सेकेंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक मतलब ऐसी लैंडस्लाइड जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण हमें लैंडस्लाइड देखने को मिले. जैसे कि किसी एरिया में हम माइनिंग कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, डिगिंग इतनी लेवल की हो गई कि वहां पे लैंडस्लाइड हो गया, या फिर डैम्स बना रहे हैं. कई बार डैम्स में हम क्या करते हैं, रिजर्वॉयर बनाते हैं जिसमें वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है. उस वाटर प्रेशर के कारण भी कई बार हमें लैंडस्लाइड जैसी चीजें देखने को मिलती हैं. अगर इंडिया को डिवाइड करें, इंडिया में दो मेजर एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है. एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और दूसरा है वेस्टर्न घाट्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लैंडस्लाइड के कई सारे कारण हैं, जैसे कि पहला तो वहां की टोपोग्राफी, मतलब कि वो पूरा रीजन कैसा है, माउंटेनियस रीजन है. माउंटेनियस रीजन में नेचुरली वहां पे स्लोप ग्रेडियंट इतना ज्यादा मिल जाता है कि वो एरिया लैंडस्लाइड के लिए प्रोन हो जाता है, पहली चीज. दूसरा, जो हमारा हिमालयस है वो किससे बना है, दैट इज फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत क्या होता है, रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब चीजों के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स और भी ज्यादा प्रोन रहती है लैंडस्लाइड के लिए. देन अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की. जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है वो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है. हमारे सामने लाइव एग्जांपल है वायनाड का. वेस्टर्न घाट्स में जो कॉजेज हैं वो मेजरली, पहला तो है हैवी रेनफॉल. क्या होता है ना, जब मानसून आउटब्रेक होता है वेस्टर्न घाट में तो एक कंसंट्रेटेड रेनफॉल हो जाती है एक ही पर्टिकुलर रीजन में, दैट कैन कॉज रेनफॉल, दैट कैन कॉज लैंडस्लाइड, पहला चीज. दूसरा, हम सब जानते हैं जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, कर्नाटका हो गया या
ऊपर वाले रीजन्स हो गए, वो कहीं ना कहीं मिनरल रिसोर्स रिच एरिया है। तो उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, डिगिंग करते हैं, फैक्ट्री मतलब चीजों को वहां से निकालने के लिए अर्थ के साथ बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं। तो इन सब के कारण भी रीजन जो है वहां पे कई बार लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। सो हाँ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया लैंडस्लाइड क्या होता है, टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड क्या होते हैं, कॉजेस, लैंडस्लाइड किस वजह से आता है। अब आगे बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। ऐसे कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाए हैं लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के लिए। फर्स्ट वन इज नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। 2019 ने गवर्नमेंट ने अपनी एक लेंदी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में एक स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरह से लैंडस्लाइड का जो एरिया है उस पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, पहला। दूसरा, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम लाई। थर्ड, फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम लाई। बेसिकली क्या होता है, हैवी रेनफॉल, फ्लड, फ्लड के बाद लैंडस्लाइड। थर्ड, फोर्थ इज नेशनल गाइडलाइंस ऑन लैंडस्लाइड्स एंड स्नो एवलांचेस। बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने गाइडलाइंस लाई है जिस किससे रिलेटेड, लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस से रिलेटेड। फिफ्थ वन इज लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। जो हमारी इसरो है उसने अपनी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और कई सारे सर्विस कंडक्ट करवाने के बाद इंडिया के लिए एक लैंडस्लाइड एटलस भी निकाला है कि कौन कौन सा रीजन लैंडस्लाइड के लिए कितना ज्यादा प्रोन है। So these are the initiatives which are taken from the government side। और कई सारे steps जो हैं वो और भी लिए जा सकते हैं लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के लिए। जैसे कि हमें किसी भी एरिया में माइनिंग वगैरह कंडक्ट करने के पहले उस रीजन का सर्वे कर लेना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इस तरह से फॉर्म करना चाहिए कि वो अर्थ पर उतना ज्यादा प्रेशर अप क्रिएट ना करे। साथ ही जो हम देख रहे हैं, अगर हम नॉर्दर्न लैंडस्लाइड की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन जो है वो माउंटेनियस रीजन है, कहीं ना कहीं वो टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। टूरिज्म के बढ़ते हुए अमाउंट को देखते हुए नॉर्दर्न इंडिया में या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, लोगों के लिए होटल्स बनाई जा रही हैं, फूड के लिए रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के टूरिज्म के लोड बर्डन को एक हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। सो ड्यूरिंग दैट इंक्रीमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है कि हम उसका पहले प्रॉपर सर्वे कर पाए कि वो जो रीजन है वो इतना ज्यादा बर्डन झेलने के लायक है भी या नहीं है। सच स्टेप्स आर वेलकम। सो हमने फर्स्ट न्यूज से पूरा कनेक्ट करके पढ़ लिया कि लैंडस्लाइड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए और कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर मेंस आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए। Then next news is CPPS gets green light pensioners to get payment via any bank or branch। यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल को क्लियर किया है जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए। क्या होता है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम? बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी जैसे अलग अलग रीजन्स में पोस्टिंग होती है, तो वो कई बार अपने बैंक अकाउंट्स पे उन रीजन से ही हैंडल करते हैं। सो आफ्टर रिटायरमेंट वो लोग अपने लोकल रीजन्स में या कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। सो होता क्या है ना कि उनकी जो पेंशन है पहले वो उसी बैंक अकाउंट उसी ब्रांच में आती थी, बट चूंकि इन सब चीजों को लेकर के प्रॉब्लम चैलेंजेस सामने, इसलिए लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोजल को क्लियर किया है कि हम अब से सेंट्रलाइज्ड पेमेंट पेंशन सिस्टम को बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा कि कहां पर ब्रांच है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इससे कुछ रिलेशन नहीं होगा। पेंशन निकालने के लिए आप किसी भी बैंक की कोई भी ब्रांच हेल्प ले सकते हैं। इट इज अ गुड स्टेप। ये एक अच्छा स्टेप है जो कि वेलकम्ड है। Then next is PM takes aim at China in Brunei, says India not for expansion। बेसिकली हम सब जानते हैं रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी
विजिट देखी जा रही है ब्रुनेई और सिंगापुर में, इसलिए हमारे लिए ब्रुनेई एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाती है यूपीएससी के हिसाब से समझने के लिए। सो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। ब्रुनेई एक कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में लाई करती है, बेसिकली आसियान का पार्ट है, ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई के साथ हमने 40 इयर्स के बाद पहली बार बायलैटरल टाइज को एम्फसाइज किया है, उसके साथ हम अलग अलग एग्रीमेंट्स करने के लिए सामने आए हैं। पहले क्या होता था, ब्रुनेई एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट है। सो हमारे रिलेशनशिप्स ब्रुनेई के साथ बहुत अच्छे थे, हम ब्रुनेई से ऑयल इंपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में। बट धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो रुख है वो रशिया के साइड ज्यादा मुड़ गया, और हम रशिया से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने लगे। सो ब्रुनेई से कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड कम होने लगा। सो अब फिर से बात की जा रही है कि अब हम ब्रुनेई के साथ अपने रिलेशंस और बेहतर बनाएंगे। साथ ही साथ ब्रुनेई हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन ओशियन वाले रीजन में लाई करता है, पहली चीज। दूसरा, हम पहले क्या प्रैक्टिस करते थे, लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन अब हम बात करने लगे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। ब्रुनेई हमारे ईस्टर्न साइड में है, एक ईस्ट कंट्री है। सो जरूरत है कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा एम्फेसाइज करके ब्रुनेई के साथ ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, इन सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट करके एक अच्छे बेहतर रिलेशनशिप बनाए। दूसरा, तीसरा, ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आसियान के एम्बिट में एंटर करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एज वी ऑल नो, आसियान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे अपना ट्रेड बढ़ाना, नेबर्स के जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स है उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स बेहतर करना, सेफ सिक्योर इंडियन ओशियन रीजन इंश्योर करना, इन सब के तहत हमारे लिए आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम बात कर रहे हैं, अभी बात की गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात किया कि जैसे कि चाइना की पॉलिसी कैसी रही है, एक्सपेंशनिस्ट, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा रीजन को कवर करने की कोशिश करता है। बट इंडिया की पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट के अंतर्गत नहीं आती है। इंडिया एक कोऑर्डिनेटेड, पीसफुल, सेफ एंड सिक्योर चीजों पर बिलीव करता है। इंडिया चाहता है कि साउथ चाइना सी हो गया या इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, इसमें स्मूथली चीजें कंडक्ट होनी चाहिए। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि ब्रुनेई के साथ हम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सचेंजेस करेंगे, साथ ही साथ डिफेंस कॉपरेशन, लॉन्ग टर्म कॉपरेशन इन एलएनजी सप्लाईज, इन सब बातों पे भी हम बात करेंगे। Brunei is an important particle in India's Act East policy and Indo-Pacific vision. So this was about Brunei. Brunei एक साउथ चाइना सी वाले रीजन में कंट्री है जिसकी कैपिटल है बांडार सेरी बेगावान। आइलैंड कंट्री है, छोटी सी। जरूरत है कि हम इसके साथ भी अपने रिलेशंस को और बेहतर बनाएं। देन नेक्स्ट, लेटेस्ट ILO स्टडी लिंक्स AI टू डिप इन लेबर इनकम। बेसिकली होता क्या है कि अभी पहले तो हमने देखा कि इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। सो अब कौन सा दौर आ गया, अब आ गया AI का दौर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। टेक्नोलॉजी रोज डबल ट्रिपल नंबर से बढ़ रही है, उनका हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो AI का रोल है वो कंटिन्यूअसली जिस तरह से बढ़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं लेबर की इनकम पर भी इम्पैक्ट कर रहा है। लेबर की इनकम कहीं ना कहीं डिप हो रही है, मतलब कि कम हो रही है। इनइक्वालिटी इज ऑन द राइज एज द शेयर ऑफ लेबर इनकम हैज स्टैग्नेटेड worldwide and a large share of youth remains out of employment, education or training according to the ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसके अंतर्गत ये माना गया जो यूथ है उसके अंदर या तो स्किल्स या तो एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग की कमी है, जिसकी वजह से AI के कारण लेबर की वेजेस कम हो रही है। सो countries must take action to counter the risk of declining labor income share. We need policies that promote an equitable distribution of economic benefits, including freedom of association,
collective bargaining and effective labor administration to achieve inclusive path. So जरूरत है कि हम ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करें, ऐसे लॉज को लाएं जो कि एक इंक्लूसिविटी पर ध्यान दे, इंक्लूसिव ग्रोथ हो. देन नेक्स्ट, सब क्लासिफिकेशन वर्डिक्ट थ्रू अंबेडकर्स आइडियल्स. ये न्यूज डिस्कस करती है अभी का जो मुद्दा चल रहा है सब क्लासिफिकेशन को लेकर के. मतलब कि जैसे कि हम सब जानते हैं ओबीसीज के लिए चीजें सब क्लासिफाइड हैं. मतलब कि जैसे सपोज कोई कैटेगरी ओबीसी के अंतर्गत आती है, तो उसको हमने 2 लेयर्स में डिवाइड किया है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर. हम इतने सालों से रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं ग्रोथ के लिए, तो कहीं ना कहीं ओबीसी की कुछ कैटेगरीज ने ग्रो कर लिया. सो ऐसे लोग जिन्होंने ग्रो कर लिया है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है उनकी, उन्हें हम नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखते हैं. और जिन्होंने अभी तक डेवलपमेंट नहीं हासिल किया है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को ही अभी बिलोंग करते हैं, उन्हें हम नॉन क्रीमी के अंतर्गत रखते हैं, और जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत. सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो डेवलप कर चुके हैं उन्हें अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो उनको एक कैटेगराइज किया गया और उनके लिए जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज थी वो अब उन लोगों के लिए अवेलेबल हो गई जो कि अंडर डेवलप्ड है. सो इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट एससी में लाने की बात की जा रही है, दैट इज स्केड्यूल्ड कास्ट. बात की जा रही है कि स्केड्यूल्ड कास्ट में भी हम कैटेगराइजेशन करें. ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही तरह से डिस्क्रिमिनेट हुआ है, सबके अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन के लेवल्स हैं, इसलिए उसमें भी हमें सब कैटेगराइजेशन के लिए जरूरत है. अभी रिसेंटली अगस्त 1, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अलाउ कर दिया कि आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. सो उसी चीज को हमने यहाँ पर अंबेडकर जी के आइडियल से कंपेयर किया है. बेसिकली अपने जो अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन रहा है अनटचेबिलिटी हटाने के लिए या अलग अलग मूवमेंट्स में, जैसे कि माहर सत्याग्रह मूवमेंट या फिर कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इन सब मूवमेंट्स में हमने देखा कि उस टाइम पे जब हिंदू सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा, हिंदू कास्ट का बहुत ही ज्यादा, मतलब उस टाइम पे काफी डिस्क्रिमिनेशन चलता था, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में थी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी. इन सब के चलते भी अंबेडकर जी ने कभी हार नहीं मानी, कंटिन्यूअसली इस चीज पर फोकस करते रहे कि इन लोगों को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि ये भी अपलिफ्टमेंट कर पाए. उसी दौरान अंबेडकर जी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हर कोई सेम लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं है. जो एससीज हैं, सपोज जो पर्सन स्केड्यूल कास्ट के अंतर्गत हैं, उनके अंतर्गत भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन है. मान लो जैसे 3 कम्युनिटीज हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा नीचे है, उस कम्युनिटी को सब लोग ही अनटचेबिलिटी के फेस से देखते थे. मतलब कि एससीज के अंतर्गत भी जो ऊपर वाली 2 कम्युनिटीज हैं वो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती थी इस थर्ड कैटेगरी के साथ जो कि सबसे नीचे है. साथ ही साथ ये कैटेगरी ऊपर हाई क्लास सोसाइटी की भी अनटचेबिलिटी को फेस करती थी. मतलब कि क्या हुआ, जो ये सबसे नीचे वाली कम्युनिटी है इसने तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा. साथ ही इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से पूरी कैटेगरी को हम एक अम्ब्रेला के एम्बिट में नहीं रख सकते, बल्कि उस एक कैटेगरी के अंतर्गत भी अलग अलग लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस किए गए हैं. सो उस चीज को कम करने के लिए, सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जरूरत है कि हम सब कैटेगराइजेशन को अलाउ करें. अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं दलित कम्युनिटी ने भी इस चीज का क्रिटिसिज्म किया. ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक वो कम्युनिटी पूरी एक यूनाइटेड है, सब मुद्दों पे एक ही जैसे आवाज उठाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत भी फ्रेगमेंटेशन ना आ जाए. सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस न्यूज. इस न्यूज में जो अभी का सब कैटेगराइजेशन वाला मुद्दा है उसे अंबेडकर जी के प्रिंसिपल्स आइडियल से मैच किया गया.
कि जिस तरह से वो सोशल जस्टिस को इंश्योर करना चाहते थे, वही उसी रिस्पेक्ट में ये जो केस आया है वो डील कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। Finally, while challenges remain about accepting this judgment, it is essential to recognize its potential to enhance social justice to the core and promote equitable representation of all Dalit caste. कुछ challenges भी हैं, जैसे कि ऐसा माना जा रहा है कि क्या पता इस जो सब कैटेगराइजेशन है, इस मुद्दे को कहीं पॉलिटिसाइज ना कर दिया जाए। सो इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो कोर प्रिंसिपल है कि सोशल जस्टिस इंश्योर हो, सारे दलित ग्रुप जो हैं उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, उनका इक्विटेबल ग्रोथ हो, इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट इज ट्रेडिंग अप। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसे 7% प्रिडिक्ट किया। पहले वो 6.8% थी, अब उसे बढ़ाकर 7% प्रिडिक्ट कर दिया गया है। सो उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्राइवेट कंजप्शन का लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ेगा। साथ ही जो ग्लोबल चीजें हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैग्नेंट चीजें चल रही हैं, बट स्टिल इंडिया ने इन सब फेसेस में अपनी ग्रोथ को दिखाया है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा गया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट को और भी ज्यादा बढ़ाकर प्रिडिक्ट किया गया है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि अगर देयर इज अ प्रेशर ऑन सप्लाई चेन एंड कमोडिटी प्राइस एंड अ रिसर्जेंस ऑफ इन्फ्लेशन दैट कुड कंपेल सेंट्रल बैंक्स टू होल्ड इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर। मान लो कि हम सब जानते हैं ग्लोब जो है वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। सो अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आया, इन्फ्लेशन, कमोडिटी की प्राइस में राइज देखने को मिला, तो ये सारी जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो एक इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। The bank has emphasized the need for a rethink on India's approach to a critical growth engine trade. Basically हम पहले तो प्लस प्लस वाली बातें किए कि ग्रोथ रेट अच्छा है, कंजप्शन बढ़ सकता है, लेकिन एक चीज जो है जो इंडियन बैंक्स को या इंडिया की इकोनॉमी को फोकस करने की जरूरत है वो है ट्रेड पर। जो इंडिया का जितनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी की साइज है ना, उस हिसाब से इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं हम चीजों से स्टेप बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल मार्केट्स को और भी ज्यादा मतलब थोड़ा सा ग्लोब से ऐसे बंद करके रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सामने लाइव एग्जांपल है आरसीईपी का। आरसीईपी एक बहुत अपॉर्चुनिटीज थिंग थी जिसके थ्रू हम ग्लोबल सप्लाई चेन के पार्ट बन सकते थे, पर हमने आरसीईपी को अडॉप्ट नहीं किया, हम उसके मेंबर नहीं बने। तो जरूरत है कि जहां ठीक है अच्छी ग्रोथ रेट हम दिखा रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जरूरत है कि हम अपने ट्रेड सेक्टर में काम करें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, ताकि जो हमारा गुड्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन कर पाए और अब से हमें ऐसे चीजों से स्टेप बैक ना करना पड़े। ये था इस आर्टिकल के बारे में। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, गैप बिटवीन एलोकेशंस फॉर हेल्थ आउटकम्स इन स्टेट्स। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है हेल्थ से रिलेटेड चीजों को लेकर के। बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है कि कहाँ कहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर में कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं वो क्या क्या है। पहली चीज तो इसमें दो स्कीम्स को सामने लाया गया है, दैट इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एंड द सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। ये दोनों स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि ऐसी स्कीम जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% फंडिंग रहती है। इन दोनों स्कीम में बात क्या की जा रही है पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
is aimed at building health and wellness centers, developing block level public health units. Basically जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, ये फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, मतलब कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वेलनेस सेंटर्स हैं, यूनिट्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की यूनिट्स, उन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने फर्स्ट स्कीम चलाई, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दूसरी स्कीम ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। इस स्कीम के अंतर्गत हमने बात की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कि नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, इन सब के लिए हमने बात की कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने से रिलेटेड, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी हेल्थ केयर सेक्टर को चलाते हैं, इन ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट की बात की। बट इस चीज में कुछ चैलेंजेस सामने देखने को मिले। वो पहला चीज ये कि जितना भी एलोकेटेड फंड था उसका भी बहुत कम यूटिलाइजेशन हुआ, मतलब कि जो बजट में हमने फंड पास किया कि भाई इन दोनों स्कीम्स के लिए हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उसमें से भी उस फंड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं देखने को मिला है। उसके कुछ रीजंस हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इन द around 60% of the resource envelope was to be sourced from the health grants recommended by the 15th Finance Commission. पहली चीज जो 60% ऑफ ग्रांट्स थी वो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा एलोकेटेड फंड से आनी थी। दूसरी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि हमने 2021 से लेकर 2023 तक के बीच में फंड का 45% ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया था। सेकेंड, in the component of this, states were required to integrate public health laboratories under different vertical programs to avoid duplication. सेकेंड, जो हमने ह्यूमन रिसोर्स पर काम करने की बात की उसमें ऐसा था कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो तो स्टेट्स की है, तो जरूरत थी कि स्टेट्स जो अलग अलग स्कीम्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके एक ही प्रॉपर अम्ब्रेला स्कीम के तहत वर्क करे ताकि हमें चीजों का डुप्लीकेशन ना देखने को मिले। And the third one is faculty shop. Third one is nearly all components including the block level and district level involve construction where fund absorption is often delayed by rigid procedures. होता क्या है ना कि जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत हम क्या कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या होता है कि हमें फंड डालना पड़ता है, पैसे डालने पड़ते हैं। उस चीज में हमें सर्विस के दौरान देखने को मिला कि फंड एलोकेशन के टाइम पे बहुत डिलेज होते हैं। डिले होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पा रहे। देन द फोर्थ वन इज फैकल्टी शॉर्टेज। देखा गया है कि सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उन सबकी टीचिंग के लिए जो फैकल्टीज हैं उनका कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस देखने को मिला है। अप्रोक्स 30 to 40% तक जो पोस्ट है, जो फैकल्टी की पोस्ट है वो वेकेंट नजर आई है। देन फिजिकल स्पेस इन स्टेट्स। बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों जो स्कीम्स हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब कि अभी तो जो फंडिंग है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जब ये स्कीम्स बंद हो जाएंगी, इनका टाइम पीरियड कब तक का है, 2025-26 तक का। 2025-26 के बाद जब ये स्कीम्स बंद हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन तभी भी तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड चाहिए होगा इन स्कीम्स को रन करने के लिए। मतलब कि क्या हुआ, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो काम नहीं होता है ना, उसमें धीरे धीरे अपग्रेड करना, चीजों को और इन्वॉल्व करना, इन सब चीजों को करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ अमाउंट ऑफ फंड रखना पड़ता है ताकि स्कीम्स के दौरान बनी हुई चीजें हमेशा कंटिन्यूअसली वर्क करती रहे। सो ट्रांसफॉर्मिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन इनटू इफेक्टिव हेल्थ आउटकम्स डिपेंड्स ऑन सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स। मतलब कि मान लो हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट वो वर्क करेगा कि नहीं वो कई सारी अलग चीजों पर डिपेंड करता है। दैट इज द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू मीट एडिशनल रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स,
जो बाद में एक्सपेंडिचर सामने आने वाला है स्टेट गवर्नमेंट के, क्या वो स्टेट इतना कैपेबल है कि वो उन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स को का बर्डन उठा पाए। सेकेंड इज एड्रेसिंग अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेजेस, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज है, मतलब कि वही फैकल्टीज का ना होना, क्या ऐसे पॉलिसीज ऐसी चीजें हैं जो इन ह्यूमन रिसोर्स में जो शॉर्टेजेस आ रही है उन्हें कवर अप करने में हेल्प कर सके। एंड इम्प्रूविंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स एंड ग्रांट्स। दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। इस एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया कि कौन दो स्कीम्स को लेके कंपैरिजन किया, उससे रिलेटेड चैलेंजेस देखे और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो देखा। दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। देन नेक्स्ट, व्हाट डू वी नो अबाउट ANIDCO? ये ANIDCO क्या है डिस्कस करते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक इंटीग्रेटेड मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स को मिलाकर डेवलपमेंट करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है। इट इज अ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फॉर द नीति आयोग प्रमोटेड 72,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार, उसमें हम डेवलपमेंट के लिए रिगार्डिंग पोर्ट्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, टूरिज्म और टाउनशिप के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, साथ ही साथ सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट बनाने के लिए 72,000 करोड़ का फंड एलोकेट किए। इस फंड के दौरान इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा बेसिकली ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए। सो इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इस कॉर्पोरेशन को हमने कह सकते हैं इस पूरे फंड की का सर्वे, इसको एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ANIDCO was incorporated on 1998 under Companies Act. Its objective is to develop and commercially exploit natural resources for the balanced and environment friendly development of the territory. बेसिकली जो ANIDCO है ना, जिसे परमिशन दी गई है इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को गवर्न करने के लिए, मतलब कि जो भी चीजें होंगी इस प्रोजेक्ट में उसको गवर्न करने के लिए हमने ANIDCO को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ANIDCO क्या है? ANIDCO को हमने 1988 में फॉर्म किया था। उसका बेसिकली काम था कि जो निकोबार आइलैंड में या जो अंडमान निकोबार आइलैंड में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, एक वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसे कॉमर्शियली किस तरह से यूज किया जाए डेवलपमेंट के लिए। To develop and commercially exploit natural resources for the balanced and environment friendly development of the territory. Its main activities include trading of petroleum products, Indian made foreign liquor and milk, managing tourism, resorts and infrastructure development for tourism and fisheries. Basically इस जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल करता है वहां पे छोटी छोटी चीजें, जैसे कि वहां पे जो टूरिज्म के लिए रिसोर्ट्स वगैरह है, वहां की फिशरी, वहां से जो इंडियन मेड लिकर है जो एक्सपोर्ट होते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज में, इन सारी चीजों को हैंडल आउट करने के लिए हमने ये ग्रुप कॉर्पोरेशन बनाया था, अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कई इसके बाद कुछ सर्वेस कंडक्ट करवाए गए, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा व्यूज लिए गए, तो उनका मानना ये है कि जो ये मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 72,000 करोड़ रुपीस का है, इस इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं ANIDCO अभी कैपेबल नहीं है, क्योंकि ANIDCO के पास ऐसा ह्यूमन फोर्स, ऐसे ट्रेंड स्पेशलाइज्ड पीपल्स नहीं है जो कि इन चीजों को इन डेप्थ एनालिसिस कर पाए, जो कि इन्वायरमेंट पर इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट समझ पाए, वहां की जो लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पूरे चीजों को किस तरह से हैंडल करना है,
इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए अभी एनिटको उतना ज्यादा मैच्योर स्टेज पर नहीं पहुंचा है। सो क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं कि जो इस तरह से हम जो इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट एनिटको के अंतर्गत दे दिए, क्या वो स्टेप सही है या नहीं। अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछे गए थे एनिटको से रिगार्डिंग देयर एनवायरमेंट पॉलिसी। तो एनिटको के पास ना तो एनवायरमेंट पॉलिसी है, ना ऐसे एक्सपर्टीज हैं जो उसकी हेल्प कर पाए। सो हमारे लिए एक ये चिंताजनक बात है कि अगर हम इतना ज्यादा मनी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां के डेवलपमेंट के लिए, तो हमें ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि वहां का जो डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली हो, वहां की जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, जो वहां के लोग हैं, जो उनकी लाइफ के साथ कंप्लाई करे। ऐसे डेवलपमेंट ना हो कि उनकी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइप सिचुएशन उनके लिए सामने बढ़कर आए। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना एनिटको क्या है, साथ ही जो निकोबार आइलैंड में एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया है उससे हमें आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हो गया वहां पे डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी, मेन स्ट्रीम में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। Why has HP raised the marriageable age for women? Basically, recently हिमाचल प्रदेश ने जो विमेन्स हैं उनके लिए मैरिजेबल एज को बढ़ाने की बात कही है। पहले विमेन्स के लिए जो एज थी वो 18 ईयर्स थी कि अगर विमेन 18 ईयर्स की हो जाती है तो वो मैरिज के लिए फ्री है, लेकिन अब उस एज को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। ये स्टेप वेलकम किया गया है क्योंकि ऐसा मानना है गवर्नमेंट का कि अगर इतनी कम एज में विमेन्स की मैरिज हो जाती है तो जो उनके अंदर पोटेंशियल है अपने करियर को बनाने का, अपने लिए कुछ बेहतर करने का, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, ये सारे पोटेंशियल कहीं ना कहीं दब जाते हैं, वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं कर पाती हैं। सो इन सब चीजों को कर्व आउट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने बिल आया जिसके अंतर्गत विमेन्स के लिए एज को कम कर दिया गया। लेकिन कुछ चैलेंज सामने आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254 है वो डील करता है, मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में, मान लो मैरिज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब कि उसके अंतर्गत स्टेट भी रूल बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। अगर दोनों के बीच में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि दोनों के लॉज अलग अलग चीजें कह रहे हैं, तो सेंटर का ही लॉ माना जाएगा। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने दोनों की जो एज है, बी इट मैन बी इट वुमेन, दोनों के लिए सेम एज रखी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस एज को चेंज कर दिया है। तो यही क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या अब ये जो चेंज किया गया है वो लीगली सही है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254 के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो सकती हैं। पहले भी अगर एक्सपर्ट्स की वो देखे रिकमेंडेशन, तो उनका भी मानना ये है, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2008 में, उनका भी मानना ये है, सेटिंग अ यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेन एंड वीमेन एट 18 ईयर्स, मतलब कि दोनों की एज सेम रखनी चाहिए, अलग अलग नहीं रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट, environmentalists bring out green manifesto to spotlight ecological issues in हरियाणा। बेसिकली हरियाणा में जो चीजें देखी गई एनवायरनमेंट को लेकर के वो काफी चिंताजनक है। वहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो नेशनल एवरेज से कम है, वहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर वहाँ पे अगर डंपिंग देखी जाए, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है उसकी डंपिंग हर कहीं कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हरियाणा में देखने को मिलती हैं। तो बात की गई जो ग्रीन
मतलब कि इन्वायरमेंट जो ग्रीन मैनिफेस्टो है उसे स्पॉटलाइट में लाया गया। वहां पे जो ऐसे एनजीओज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं या एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो मतलब कि इलेक्शन जब होता है ना तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज इशू करती हैं कि हम किस किस फील्ड में वर्क करेंगे। तो उस फील्ड में एक ग्रीन मैनिफेस्टो लाया गया, मतलब कि आगे चलकर जो वहां का एनवायरमेंट है, जो वहां की सिचुएशन है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन लीव एज इट्स ट्रूप्स एडवांस इन ईस्ट। बेसिकली वी ऑल नो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टसल चल रहा है, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, उस दौरान रशिया ने यूक्रेन के लीव रीजन में अटैक किया, कुछ डेथ्स भी हुई है वहां पर। अब रिवाइज करते हैं कुछ प्रीलिम्स की चीजों को। फर्स्ट इज 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024। सितंबर मंथ में हम लोग पोषण माह को मनाते हैं। पोषण माह मतलब क्या? पोषण मतलब क्या? न्यूट्रिशन। तो लोगों के बीच में न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनका न्यूट्रिशन लेवल ठीक करने के लिए हम न्यूट्रिशनल पोषण माह मनाते हैं। इस साल के पोषण माह की जो मेजर एम्फेसिस था वो था एनीमिया के ऊपर। The Rashtriya Poshan Ma is being celebrated during the month of September every year. Its overview, it's a flagship program to improve nutritional outcomes for children under 6 years of age, pregnant women and lactating mothers. इसमें हम 3 कैटेगरी के लोगों पर फोकस करते हैं, 6 साल से कम के बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन्स पर और लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब कि ऐसी मदर्स जो कि अपने बच्चे को फीड कराती हैं। जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस बार के पोषण माह में हमने ज्यादा फोकस किया एनीमिया पर। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में कहीं ना कहीं जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज रहती हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स रहती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऐसा एक ग्लोबिन है, प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज की कमी होती है, मतलब कि हमारे जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। Anemia is a condition where the blood is producing a lower than normal amount of RBC or hemoglobin. Hemoglobin is a protein found in red cells that carries oxygen from the lungs to all other organs. So basically क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे एक्शंस भी ले रही है, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत, मतलब कि पूरे इंडिया को जो है उसे एनीमिया मुक्त बनाना है। बेसिकली एनीमिया की बीमारी गर्ल्स में, लेडीज में, ये जो लोग हैं ये एनीमिया के लिए ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं। सो उनमें से उनको एनीमिया मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव उठाई है। साथ ही हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, दैट इज 6x6x6। याद रखने वाली चीज है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 6x6x6 स्ट्रैटेजी किससे रिलेटेड है? सो इट्स रिलेटेड टू एनीमिया, कि हमें इंडिया को एनीमिया मुक्त बनाना है, इसलिए हम एक स्ट्रैटेजी के साथ सामने आए जिसके अंतर्गत हमने आइडेंटिफाई किया है 6 बेनिफिशियरीज, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड 6 इंटरवेंशंस को एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए। Then next news, semiconductor chip manufacturing. The Union Cabinet has recently cleared a semiconductor assembly and testing plant being set up by Kenya's Semicon at the cost of 3300 crore. बेसिकली हम सब जानते हैं जो अब का दौर है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स का ही है। हमारी लाइफ में जो टेक्नोलॉजी का एक कहते हैं इंक्लूजन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। सुबह से उठकर रात के सोने तक हम कंटिन्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ऐसी चीजें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट कर देती हैं उसे कहा जाता है कंडक्टर। इंसुलेटर, ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती हैं, उनके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, उसे कहते हैं इंसुलेटर, जैसे कि हो गई लकड़ी।
तीसरे आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसी चीजें हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि पोटेंशियल तो रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराने का। जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब में हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ऐसी एक यूनिट को यूनिट के सेटअप करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल दैट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो इसके अंतर्गत हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब कि अगर हम किसी मटेरियल में कुछ अलग पदार्थों का मिलाते हैं तो उसे कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग के थ्रू हम सेमीकंडक्टर की जो पोटेंशियल है कंडक्टर बनने की उसे बढ़ाते हैं। मतलब कि उस मटेरियल में इम्प्योरिटीज डालते हैं ताकि वो एक कंडक्टर के जैसे काम कर पाए। Then third news is eShram portal. In a short span of 3 years since its launch, eShram has registered more than 30 crore unorganized workers. Basically होता क्या है ना, इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बहुत सारे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ऐसे जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि हो गया हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, गिग प्लेटफॉर्म के वर्कर हो गए, या स्ट्रीट वेंडर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए। ये सारे वर्कर्स किसी भी इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहलाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया, ई श्रम पोर्टल बनाया। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत हम इन सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। उनका कहीं ना कहीं लीगलाइजेशन होता है कि हाँ भाई ये भी हमारी इकोनॉमी में लाई करते हैं, इनका ये कंट्रीब्यूशन है, इनके लिए ये स्कीम्स चलाई जाती है। इन सब के तहत देखा गया कि 3 साल में ही 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ई श्रम पोर्टल में। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट भेड़िया। जो यूपी वाला रीजन है वहां पे कहीं ना कहीं देखा गया कि जो ये भेड़िया है उसने लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब कि लोगों को, बच्चों पर उनको अटैक किया, उनको किल करके खाने लगा। मतलब कि क्या कहते हैं, ये एक जानवर जो है वो आदमखोर हो चुका है। मतलब कि उसने ह्यूमन ब्लड को टेस्ट कर लिया है और अब कंटिन्यूअसली इसके अटैक्स बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत वो वुल्व्स के पैक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वुल्व्स का IUCN स्टेटस जानना। तो वुल्व्स जो रहती हैं वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। देन नेक्स्ट इज नामीबिया ड्रॉट। बेसिकली अफ्रीका की कंट्री है नामीबिया। नामीबिया में अभी ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है। ड्रॉट वहां पे इतना ज्यादा फेस किया जा रहा है कि वहां पे बात की जा रही है कि अब वो लोग एनिमल्स को कट करके खाएंगे। नामीबिया प्लान्स टू कल 100 of its wild animal to provide meat for its 1.4 million people who are reeling under the worst drought in a century. बेसिकली क्या हुआ है कि नामीबिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन आई, जिसकी वजह से वहां पे कहीं ना कहीं ड्रॉट के कारण क्या होता है, फूड ही नहीं अवेलेबल हो पाता है, फूड सिक्योरिटी नहीं रहती, कहीं ना कहीं अनाज खत्म हो जाता है, जितना स्टोरेज रहता है वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके पास ऐसी सिचुएशंस तो है नहीं कि आप एग्रीकल्चर करके फूड जनरेट कर पाओ। तो इसलिए वहां पे एक रूल लाया गया जिसके अंतर्गत 100 of वाइल्ड एनिमल्स को वो लोग कट डाउन कर देंगे और उसे खाने की बात की जा रही है। ड्रॉट से इम्पैक्ट क्या रहते हैं, फूड अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, बच्चों के अंतर्गत न्यूट्रिशन ही, फूड ही नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिशियस क्या होंगे बच्चे। डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। विमेन एंड गर्ल्स आर रिक्वायर्ड। विमेन एंड गर्ल्स को बहुत ज्यादा वॉक करके जाना पड़ता है पानी वगैरह कलेक्ट करने के लिए। ड्रॉट विल फोर्स एनिमल टू migrate and culling could reduce chances of bringing them into conflict into with human population. इस तरह की चीजें ड्रॉट लाइक सिचुएशंस में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट न्यूज इज एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एग्रीश्योर नाम का एक फंड
शुरू किया है। एग्रीश्योर मतलब कि क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंड है जिसके अंतर्गत हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टाइप 2, मतलब ऐसा टाइप जिसके अंतर्गत इक्विटी और डेट्स दोनों तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात की जाती है। नए स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चर पेन्योर्स मतलब कि ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज कंडक्ट करें, उनके लिए फाइनेंशियली चीजें प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करने के लिए हमने एग्रीश्योर को लॉन्च किया है। साथ ही कृषि निवेश पोर्टल, कृषि निवेश पोर्टल क्या है, टू बूस्ट द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, कंट्री में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया है। नीचे दो पीवाईक्यूज दिए गए हैं, एक तो बॉन्ड से रिलेटेड है और सेकेंड वन इज रिलेटेड टू करेंसी के devaluing the domestic currency. Government can take adopting suitable policies which at FDI से रिलेटेड नीचे एक पीवाईक्यू दिया है। सो आप इन दोनों पीवाईक्यूज को करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, इनके सॉल्यूशन को। पीवाईक्यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उन आंसर्स को रट ले या क्या पूछा गया है उस पर बस ध्यान दें। हम पीवाईक्यूज के थ्रू ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे पास अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो किस तरह से हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं एलिमिनेशन या अलग अलग टेक्निक्स अपना के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।